हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। इसके अलावा यार गाइस भाई लोग, सॉरी यार कि थोड़ा सा लेट ज्यादा हो गए हैं कि न्यू अवतार के एपिसोड हम लोग ला नहीं पाए, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 2 या 3 एपिसोड्स जो स्टोरी हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से क्या है, दिमाग का पापड़ और बड़ीता दोनों बन चुका था इसी वजह से। और इसके अलावा हुआ कुछ ऐसा कि नंबर 0 के ऊपर मैंने कुछ एपिसोड्स बनाना चाह रहा था कि आखिरकार नंबर 0 के अंदर विपिन के क्या कुछ था और क्या नहीं था प्रत्युषा के बारे में, और इसी वजह से यहाँ पर हम ला नहीं पाए थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को एक स्टोरी बताऊं क्या, एक खुशखबरी ये है कि जो नंबर 0 का पार्ट 2 है ना, वो आ चुका है। लेकिन दुख की खबर ये है कि अब तक वो इंडिया के अंदर नहीं आ पाया है। लेकिन जब वो फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर आएगा तब हम लोग जरूर उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन चलो छोड़ो, बिना किसी देर के हम लोग तो सीधा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मांगा या एनिमे लवर हैं तो उसके साथ में हमारा जो सेकंड चैनल है स्टोरी हैप्टिक्स 2.0, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर भी अब हम लोग उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग उसको भी ग्रो कर सके, और आप लोगों की जो प्यार है उसके साथ में हम लोग उसको जरूर करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है आखिरकार? कौन था ये कमीना जिसने ऐसा सब कुछ किया? उसके साथ में ये खबर कि यहाँ पर 8th प्रिंस मर चुका है, ये आखिरकार रॉयल पैलेस के अंदर आ चुकी थी। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने यहाँ पर रॉयल पैलेस के 8th प्रिंस को मारने की हिम्मत की है? कौन होगा ये? उसको ढूंढ कर निकालो। क्या उसको पता नहीं था कि वो मेरा 8th प्रिंस था? आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत आई? वास्तव में इस जगह पर जो महाराज था वो बड़े बुरी तरह से गुस्साया हुआ था। इस जगह पर ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उसके सामने आ जाता ना तो वो इसी जगह पर उसका बड़ीता बना डालता। लेकिन उसके साथ में ही बीच के अंदर विवेक आ जाता है। विवेक ये वही मंत्री है जो बार बार है ना इनके बीच के अंदर रोड़े लगाने आ रहा था। ये क्वीन का एक वफादार पिल्ला था जो इस तरह से बीच में आता है और कहता है, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर मुझे इस सेक्ट का काम लगता है। शायद इसी सेक्ट ने ऐसा कुछ किया होगा। कौन सा सेक्ट? तुम किस सेक्ट की बात कर रहे हो? यहाँ पर विवेक की वो बात सुनने के साथ में महाराज एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए उससे कहता है। तो उसके बाद में विवेक थोड़ी देर का गैप लेता है और उसके बाद में कहता है, महाराज मुझे लगता है कि ये मून डेमन सेक्ट का काम है। शायद यही ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन ये शब्द कहने के साथ में जो विवेक था वो अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, अरे मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पर ये सारा काम आपकी महबूबा क्वीन का है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं तो इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। अगर इधर से बताया तो ये मेरे पिछवाड़े पे लात मारेंगे, उधर से बताया तो वो पता नहीं कहाँ पर मारे। इसी वजह से मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से एक आवाज आती है, नहीं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस सारे कांड के अंदर मून सेक्ट का कोई काम है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो लोग शायद 9th प्रिंस को मारने के लिए आए होंगे। इस आवाज के साथ में ही यहाँ पर सभी लोग पीछे पलट कर देखते हैं। लेकिन जैसे वो पीछे पलट कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि पीछे यहाँ पर उनका मसीहा खड़ा था, 9th प्रिंस यानी कि रोहन वहां पर आ चुका था। रोहन ने एक लबादा पहना हुआ था ब्लू कलर का, जिसको उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा हुआ था। वो कहता है, डैड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो जो कोई भी था वो यहाँ पर अभी 8th प्रिंस को मारने के लिए आया था। बात कुछ ऐसी कि 8th प्रिंस जिस वक्त मारा गया तो उस वक्त वो मेरे कैरेज के अंदर था। अगर वो मेरे कैरेज के अंदर था तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे मारने आया था। यहाँ पर जो रोहन था वो थोड़ा सा निराश और थोड़ा गुस्से के अंदर लग रहा था। और उसके बाद में वो उनसे कहता है, उसकी बात सुनते ही, क्या रोहन तुम्हें मारने के लिए? कौन हो सकता है ये? अगर यहाँ पर ये मून डेमन सेक्ट नहीं है तो कौन हो सकता है? नहीं अब नहीं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए महाराज बुरी तरह से गुस्साया गया था। उसके अंदर से उसकी पावर बाहर निकलती है जिसकी वजह से आसपास में खड़े हुए सभी डर जाते हैं। उसके बाद में वो कहता है, मेरी बात सुनो सभी, अब रॉयल पैलेस से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सारे प्रिंस अब यहीं पर ही रहकर अपने आप को ट्रेन करेंगे। इतना कहने के साथ में वो लोग सभी अपने अपने कमरों के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जो रोहन था वो भी अपने कमरे के अंदर आ चुका था।
वहां पर आने के साथ में ही वो एक जगह ढूंढता है और उसके ऊपर बैठने के बाद में वहां पर अपनी उस साधना कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है जो अटकी हुई थी। उसी के साथ में ही वो फिर से अपने उस स्पेस रूम के अंदर चला जाता है जहां पर उसका वो जो टाइम था वो बहुत तेजी से बीत रहा था। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। रोहन इस जगह पर बैठकर इसी बारे में सोच रहा था कि वो कैसे और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन अब उसने एक चीज सोची, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने इस वेसल ब्लड को थोड़ा सा रिफाइन करना चाहिए। अगर मैं इसके साथ में अपने कुछ चक्रास को खोल लेता हूँ तो उसके साथ में ही मैं और ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। चक्र एक ऐसी एबिलिटी है जिसके साथ में ये किसी की फिजिकल बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बना सकती है और वॉरियर को और ज्यादा पावरफुल बनाने में उसके मेरिडियंस को और ज्यादा ग्रो कर सकती थी। मेरिडियन वही चीज है जिसके अंदर किसी वॉरियर की जो ताकत होती है वो इकट्ठा होती है और रोहन को केवल यही जानना था कि क्या वो ऐसा कुछ कर सकता था। अब यहाँ पर रोहन इस चीज की ट्राई करता है। रोहन अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसके साथ में उसके सामने एक ग्राफ निकलकर बाहर आता है। जैसे वो ग्राफ आता है तो उसके अंदर यहाँ पर दो लाइनें दिखाई जाती है, ब्लू एंड रेड। उसके बाद में वो वहां पर काम करना शुरू करता है। लेकिन कुछ समय प्रैक्टिस करने के साथ में ही वो अभी कुछ काम कर नहीं पा रहा था। धत तेरे की, ये क्या है, मेरे से हो क्यों नहीं रहा। लेकिन इसी बीच म्याऊं मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने चक्रास मेरिडियंस को खोलना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम खोल नहीं पा रहे। अचानक से उसी काली बिल्ली की आवाज आती है जो अभी उस स्क्रॉल के अंदर से बोल रहा था और रोहन से बातें कर रहा था। वो कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ म्याऊं, क्योंकि मुझे पता है कि चक्रास को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, बस मुझे बाहर निकाल दो। यहाँ पर वो बिल्ला उससे कहता है। लेकिन रोहन थोड़ी देर के लिए तो सन्न था। ये बिल्ला मेरे को लगता है फिर से मेरे को पागल बनाने की सोच रहा है। लेकिन वही उसकी वो बात वो बिल्ला भी सुन लेता है। वो काला बिल्ला बोलता है, नहीं, मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्ची में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें अपने आप को पावरफुल बनाने में और तुम्हें अमीर बनाने में भी। यहाँ पर वो बिल्ला उससे कहता है। लेकिन उसको बाहर देखने के साथ में ही रोहन उसको कहता है काले बिल्ले, पिछली बार की मार याद है या नहीं? अगर तूने फिर से इस बार मेरे को झूठ बोलने की हिम्मत की और मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की ना, तो उसके बाद में तेरा क्या होगा। इतना कहते हुए जो रोहन था वो उसको एक क्रीपी सी स्माइल देता है और उसके साथ उसको देखने लगता है। लेकिन जब काला बिल्ला ये सब कुछ देखता है तो बेचारी की तो यहाँ पर फटकर चार हो जाती है। नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं मालिक, चिंता ना करे, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इस जगह पर काले बिल्ले ने तो अपना काला बिल्ला बदल कर यहाँ पर सफेद बिल्ला बन चुका था। लेकिन वो कहता है, मालिक एक काम करिए कि वो जो इसके अंदर का प्राइम ट्री दिख रहा है ना, उसके नीचे जाकर आप थोड़ी देर कल्टीवेट करिए, वो आपकी जरूर हेल्प कर सकता है अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए। इतना कहते हुए यहाँ पर काला बिल्ला उस तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब जो रोहन था वो भी जल्दी से उस स्क्रॉल के अंदर चला जाता है। वहां जाने के साथ में ही वो देखता है कि वो जो पेड़ था वो बहुत ज्यादा ही बड़ा था। वो पेड़ देखने से पीपल का पेड़ लग रहा था। उसकी लंबी लंबी जटाएं नीचे की तरफ लटक रही थी। रोहन जल्द ही उसके पास में चला जाता है और जैसे वो वहां पर जाता है तो उसके साथ में वो पाता है कि आसपास के अंदर से कुछ नेचुरल एनर्जी बाहर निकल रही थी। मुझे लगता है कि शायद काम कर जाएगा। रोहन इस चीज को देखकर बड़ा खुश था। उसके बाद में वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ समय वहीं पर ही अपने चक्र यहाँ पर एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। बूम! थोड़ी समय बाद में उसकी दिमाग और उसके तन बदन के अंदर आग लग जाती है और जब वो आंखें खोलता है तो उसके साथ में वो पाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ सुनहरी कलर की लाइनें बनी गई थी। ये क्या, मैंने चक्र को एक्टिवेट कर लिया। जैसे ही रोहन इस चीज को देखता है तो बड़ा खुश था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कैसे हो सकता है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये कैसे हो गया? वहीं दूसरी तरफ काला बिल्ला तो पूरी तरह से हैरान। बात कुछ ऐसी थी कि काला बिल्ला केवल बड़ी बड़ी फेंक रहा था। वो तो केवल ऐसे कह रहा था कि वो केवल यहाँ पर चक्रस को मेरिडियंस को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर उसके सामने जो कोई भी खड़ा था ना, अरे वो इंसान ना भाई, वो तो इंसान के नाम पे यहाँ पर एक राक्षस था, राक्षस।
वास्तव में उसके साथ में जो काला बिल्ला था वो जल्दी से रोहन के पैरों के अंदर जाकर चिपक जाता है। म्याऊ। देखा मास्टर, मैंने आपकी यहाँ पर मदद की ना। अब इसके साथ में मैं आपकी एक मदद और कर सकता हूँ। बस आपको एक रिफाइनिंग स्टोव यानी चूल्हा ढूंढना है। उसके साथ में ही हम लोग यहाँ पर कुछ हथियार और कुछ ऐसी रिंग्स बनाएंगे जिसको आप यहाँ पर बेच सकते हैं और अपने पास में भी रख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, अच्छा ऐसी बात है। उसकी बात सुनने के साथ में रोहन थोड़े समय के लिए अपने ख्यालों के अंदर खो जाता है और उसके साथ में उसको कहते हुए देता है, देख ले बिल्ले, यहाँ पर मैं तेरे को बाहर तो लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर तूने मेरे साथ में कुछ भी करने की कोशिश की ना तो उसके बाद में इतना कहने के साथ में ही वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। उसकी बात सुनते ही काला बिल्ला कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप चिंता ना करें, मैं तो आपकी यहाँ पर मदद करूंगा आपको और ज्यादा पावरफुल होने के लिए। जैसे यहाँ पर रोहन वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में कहता है, चलो ठीक है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम चल सकते हो मेरे साथ। रोहन इतना कहता है और काले बिल्ले को उसके कपड़ों से पकड़ लेता है। कपड़ों से पकड़ते ही वहां से गायब हो जाता है। अरे मेरे को छोड़ो, मैं तुम्हारा पेट नहीं हूँ, मैं एक पावरफुल बीस्ट हूँ, तुम्हें मैं खा जाऊंगा। म्याऊ। वहां पर बिल्ले की इस तरह से बेइज्जती हो रही थी कि जिसके साथ में वो बेचारा क्या ही कर सकता था। लेकिन वहीं रोहन ने उसके सर के ऊपर एक टपली दे मारी थी। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद में एक और सीन दिखाते हैं। उसके बाद में ही वो लोग मार्केट के अंदर पहुंच चुके थे। इस जगह पर प्रीति और उसके साथ में रानी भी थी। रानी वही लड़की जो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से रोहन से चिपक रही थी, लाल बालों वाली खूबसूरत सी व्हाइट कपड़ों के अंदर, बड़े बड़े विचार भी थे। वही लड़की यहाँ पर उस जगह पर आई हुई थी। प्रीति के हाथ के अंदर काला बिल्ला था और वहीं उसके पास के अंदर रानी उसको छेड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ, अरे यार ये दोनों लड़कियां मेरे साथ में। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर दो बंदे दिखाए जाते हैं। ब्रदर वो देखिए, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके साथ में ही दो बंदे थे जो खिड़कियों से नीचे की तरफ देख रहे थे। उनकी निगाहें वहां पर पड़ते ही यहाँ पर उनमें से एक कहता है, अरे अरे नीरव, वो देखो, वो तो यहाँ पर रानी है ना। अरे हाँ, ये तो रानी है, आप तो इसके ऊपर फिदा है ना। चलिए चलते हैं वहां पर। उसके साथ में ही जैसे ही वो लोग ऐसा सब कुछ कहते हैं तो उसके बाद में वो लोग सीधा नीचे की तरफ जंप मार देते हैं। लेकिन उनको ऐसे नीचे की तरफ आते हुए देखकर रोहन ने अपना सर पकड़ लिया। धत तेरे की, आ गए दो और गधे। हे भगवान, मेरे साथ में ऐसा सब कुछ क्यों लिखा हुआ है। ये लोग बस अमीर प्रजातियां हैं और आ जाती है मुंह उठाकर यहाँ पर। उसके साथ में उन दोनों का नाम दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक का नाम तो राघव था और एक का नाम नीरव। नीरव आगे बढ़ता है और वो कहता है, अरे क्या बात है रानी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चलो ना मेरे साथ में डिनर के ऊपर, डेट पर मेरे साथ में चलोगी क्या तुम। उसके साथ में ही नीरव का तो पूरी तरह से मुंह के अंदर से पानी बाहर निकलने लगता है। अरे छल्ली छल्ली हो चुका था। वो यहाँ पर रानी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वो कहता है, रानी मैं तुम्हें ना जन्नत की सैर कराऊंगा, चलो मेरे साथ में। लेकिन यही दूसरी तरफ रानी अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल दिखाते हुए उससे कहती है, मुझे माफ करना, बात कुछ ऐसी है यंग प्रिंस कि यहाँ पर अभी मैं 9th प्रिंस के साथ में कहीं जा रही हूँ, तो इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। लेकिन उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर वो जो नीरव था वो कहता है, हाँ 9th प्रिंस, अरे 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 मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। देखा कमीने को, लड़कियां देखते कैसे फिसल गया। वहीं वो कहता है, क्या बात है 9th प्रिंस, कहाँ जा रहे हो आप दो सुंदर सुंदर हसीनाओं को अपने साथ में लेते हुए, क्या मैं भी आपके साथ में चल सकता हूँ। लेकिन वहीं उसकी उस पचड़ पचड़ और उस माता पच्ची को देखने के बाद में अब यहाँ पर रोहन का मन होने लगा था कि दो तमाचे लगा कर दे कान के नीचे। कहता है, अरे यार पता नहीं कहाँ से आ गए चपड़ चंचू, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके साथ में वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ में चल सकते हो। रोहन इस जगह पर थोड़ा सा करते हुए कहता है, हाँ कहाँ पर जा रहे हो आखिरकार, जहाँ पर हम नहीं जा सकते। यहाँ पर नीरव उससे पूछता है तो रोहन बताता है कि मैं अभी यहाँ पर फाइटिंग अरेना के अंदर जा रहा हूँ। हाँ फाइटिंग अरेना। लेकिन जैसे ही नीरव वो शब्द सुनता है तो वो हैरान था। वो कहता है, अरे भाई 9th प्रिंस, क्या तुम्हें मरना है। अरे तुम वहां पर जाकर कुछ नहीं कर सकते, कमजोरों की वहां पर कोई भी जगह नहीं है। वो एक डेथ मैच है, लाइफ एंड डेथ मैच। अगर तुम वहां मर जाते हो तो उसके साथ में तुम्हारा क्या होगा। तो वहीं उसी की बात सुनने के साथ में अब रोहन का दिमाग और ज्यादा फटता है। अरे मैंने तेरे से पूछा क्या। इस जगह पर रोहन का ऐसा मन हो रहा था कि वह पहले तो एक पुच्ची दे
और एक जोरदार थोपड़ा के ऊपर एक पंच मार दे। लेकिन क्या करे, इस मार्केट के अंदर इस नीरव का बहुत अच्छा खासा रुतबा था। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर उसका एक अच्छा खासा बेंच बना हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद में वो लोग आखिरकार उस अरीना के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग अरीना के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर वो पूरा अरीना था गोल कलर का और आसपास के अंदर सीढ़ियां थी जिसके ऊपर पब्लिक बैठी हुई थी। बीच के अंदर दो बंदे लड़ रहे थे, जिनमें से एक तो व्हाइट हेयर था और एक मोटा सा था। शक! अगले पल यहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला था उसने एक स्लेज अटैक किया। उसके हाथ के अंदर एक पंख था जिसका यूज वो उसके गर्दन को उड़ाने के लिए करता है। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था हार मान लो, मर गए ना फालतू में। मैंने तो ऐसे कह दिया था, तुम पता नहीं यहाँ पर क्या करना चाहते हो। मैंने मान लिया कि तुम 7 बार यहाँ पर जीत चुके थे, लेकिन क्या हुआ, तुम मेरे को नहीं हरा सकते। वहाँ पर वो जो सफेद बाल वाला लड़का था वो उसको हराने के बाद में कहता है, लेकिन उसकी वो हरकत देखने के साथ में ही रानी कहती है, नाइन्थ प्रिंस रोहन, क्या आप वास्तव में उस जगह पर जाना चाहते हैं? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। रानी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी बात सुनने के साथ में ही रोहन चुपचाप से शांति से उसको जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मुझे उसके अंदर जाना है, चिंता मत करो, मैं इसको इजीली संभाल लूंगा। इतना कहने के साथ में रोहन आगे बढ़ने लगता है। लेकिन रोहन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर प्रीति आगे बढ़ती है और उसको वहीं पर ही पकड़ लेती है। नहीं, तुम वहां नहीं जा रहे रोहन, रुक जाओ यहीं पर ही, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम वापस चल रहे हैं। तुमने देखा नहीं अभी भी उसकी क्या हालत हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए रोहन उससे कहता है, प्रीति चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसी के साथ में ही वो एक स्टेप लेता है और सीधा अरीना के अंदर चला जाता है। जैसे वो अरीना के अंदर जाता है तो उसके साथ में ही बाकी सभी लोग यहाँ पर ये देखकर बड़े हैरान थे। अरे, ये क्या, एक और मरने के लिए मुर्दा आ गया। अरे मरने दो रे, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है, कोई फाइट तो हो नहीं रही है। इस जगह पर सभी लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नीरव उस चीज को देखकर बड़ा हैरान था। वो कहता है, मन ही मन में सोच रहा होता है, अरे क्या बात है, ये गधा अंदर चला गया। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। इसके बाद में अगर ये यहाँ पर मर जाता है तो बड़ा अच्छा होगा। इसके बाद में जो कमांडरी प्रिंस है ना, वो भी मेरे को कुछ नहीं बोल सकती है। कमांडरी प्रिंस यानी कि अभी प्रीति की बात कर रहा था। प्रीति एक कमांडरी प्रिंसेस थी, यानी कि वो अभी सेना के अंदर काम किया करती थी। भाई जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे, बातें बना रहे थे, तो वहीं यहाँ पर रिंग के अंदर का सीन दिखते हैं। रोहन के सामने एक बंदा था, पतला दुबला सा था, वो पीले कलर के बाल थे, लंबे थे। उसके हाथ के अंदर एक तलवार और कुछ लंबा सा डंडा था और उसकी जो मोटाई थी वो बहुत ज्यादा थी। देखने में वो उसकी हाइट से भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। वो कहता है, दोस्त मेरा नाम ऋषभ है, चलो जल्दी करो, अपनी तलवार निकालो और मैं यहाँ पर तुम्हारा पहला कंपटीटर होने वाला हूँ। लेकिन उसी की बात सुनते हुए रोहन उससे कहता है, अरे नहीं दोस्त, इसकी कोई चिंता नहीं मत करो। मुझे डर है कि अगर मैंने यहाँ पर तलवार निकाल ली ना तो तुम शायद यहाँ पर इंसर्ट हो सकते हो। लेकिन जैसे रोहन वो शब्द कहता है तो उसके बाद में वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो? रुको, अभी तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। इतना कहने के बाद में वो लड़का ऋषभ जल्दी से उछलता है और रोहन की तरफ बढ़ जाता है। इस जगह पर वो पूरी तरह से उसको मार देना चाहता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको आगे बढ़ते हुए देख जो रोहन था वो अपनी जगह पर खड़ा था। वो कहता है, क्या तुम मुझे ओवर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो? चल छोड़ दे। इतना कहने के साथ में रोहन अपनी तलवार को केवल हल्का सा हिलाता है और इसके साथ में ही बैंग, एक जोरदार तमाचा तलवार का उसके गाल के ऊपर जाकर लगता है। इस जगह पर वो ब्लेड का यूज नहीं करता, लेकिन ब्लेड का बिना यूज करे हुए भी उसके हत्थे से ही उसको दे मारता है ना, तो उसकी वजह से वो जो ऋषभ था वो सीधा जमीन के ऊपर जाकर गिरता है। उस चीज को देखने के बाद में पब्लिक पूरी तरह से हैरान। लेकिन ऋषभ, ये क्या, मैं हार गया। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि क्या हुआ था, वो कहता है, तुम्हारा थैंक यू दोस्त, अच्छा है तुमने मेरे को नहीं मारा। लेकिन इस चीज को देखने के साथ में ही नीरव पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था। उसकी तो आंखें बाहर निकल कर आ चुकी थी। वहीं रानी और प्रीति भी बड़ी हैरान, उनका भी मुंह फटा का फटा। ये क्या, नाइन्थ प्रिंस इतने ज्यादा पावरफुल है?
यहाँ पर रानी प्रीति से पूछती है, तो उसके साथ में ही यहाँ पर प्रीति अपना शरीर ला देती है। मैं इसको क्या बताऊं, मेरे को भी नहीं पता कि ये रोहन इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया था। लेकिन इसी बीच अब यहाँ पर आखिरकार एक और बंदा रोहन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन रोहन इस जगह पर फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता। उसके साथ में उसको फिर से एक स्ट्रेस मारता है और जमीन से बाहर निकाल देता है। उसके बाद में एक और अगला बंदा आता है। थर्ड बंदे को उसने एक पंच मारकर बाहर निकाला, तो चौथे बंदे को एक किक मारकर। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर है ना रोहन फुटबॉल बाजी कर रहा है। अरे कितना सेक्सी है भाई ये। हेलो मेरे लोग बन जाओ ना। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां तो फिदा हो गई थी। अरे लड़कियां तो बड़ी ऐसे लग रही थी जैसे कि यहाँ पर वो आज ही रोहन को चबा चबा कर खा जाएगी। अरे ये तो मेरा है, ये मेरा है, तो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस मैच को यहाँ पर वो सफेद बालों वाला लड़का भी देख रहा था। मानना पड़ेगा कि वास्तव में इसकी स्किल्स अच्छी है। बिना स्वॉर्ड को निकाले ये एक के बाद में एक बंदे को यहाँ पर हराते जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये उनको हरा रहा है तो क्या हो गया, आने दो मेरी बारी, मैं इसको बताऊंगा। वहीं यहाँ पर उसका घमंड चूर चूर नहीं हो रहा था। वो बंदा तो अभी तक भी ये सोच रहा था कि वो रोहन को हरा सकता है। लेकिन रोहन एक के बाद में एक बंदे को वहाँ पर हराता जा रहा था। वास्तव में इस जगह पर वो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, पता नहीं क्या क्या उनके साथ में खेल रहा था। इस चीज को देखकर प्रीति और रानी का तो दिल बाग बाग हो जाता है। रानी तो ऐसा लग रही थी जैसे कि अभी यहाँ पर एक अलग ही दुनिया के अंदर है। वाओ नाइन्थ प्रिंस, मेरे दिल के हीरो, तुम तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल हो। वास्तव में यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। रानी का तो दिल बाग बाग और दिल तार तार हो रहे थे। वो कहती है, वास्तव में मानना पड़ेगा कि अभी इसने कुछ समय पहले ही अपने आप को ब्रेक थ्रू किया था और इस तरह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वही उसकी उस लड़ाई को देखने के साथ में नीरव कहता है, उसके सामने एक बंदा खड़ा था, गंजा था, दिखने में यहाँ पर बिल्कुल गंजा, जैसे यहाँ पर उसके सारे बाल उड़ चुके हों। उससे बताता है कि जाओ जल्दी से हमारे नेक्स्ट प्लान को रेडी कर डालो। इस जगह पर ये नहीं पता चल रहा था कि नीरव का नेक्स्ट प्लान क्या रह गया था। और उससे कहता है, ये बंदा यहाँ से निकल कर नहीं जाना चाहिए, हमें इसको इसी जगह पर मारना होगा। जहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके बाद में पीछे वाला वहां से चला जाता है। लेकिन जहाँ पर वो लोग इस तरह से सीक्रेटली बातें कर रहे थे तो उसी के साथ में ही स्टेज के ऊपर यहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी। उस लड़की के हाथ के अंदर एक चाबुक था, दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। व्हाइट कलर की पोशाक उसने पहनी हुई थी, ग्रीन कलर के हेयर्स थे। वो वहां पर आते हुए कहती है, नाइन्थ प्रिंस, मानना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अब यहाँ पर मेरी बारी है आपसे लड़ने की। लेकिन मुझे माफ करना कि अगर मैं आपको किसी तरह से यहाँ पर चोट पहुंचा दूं तो मुझसे ज्यादा ऑफेंड ना होना। इतना कहने के साथ में ही वो लड़की अपने चाबुक को जैसे ही एक बार मारती है ना, तो उसके बाद में उसका वो चाबुक सांप की जैसा आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उस चाबुक के आगे की तरफ एक ब्लेड लगाई गई थी और एक जोरदार स्लेक्स सीधा रोहन की तरफ बढ़ जाता है। वहीं रोहन जल्दी से उस स्लेस को डोज करता है और पीछे की तरफ जंप लगा देता है। मानना पड़ेगा बड़ी अच्छी तरह से ये चाबुक चला लेती है, लेकिन इसको पता नहीं है कि मैं भी एक रोहन हूँ। इतना कहते हुए जो रोहन था वो जल्दी से उस चाबुक डोज करते हुए अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और ऐसा ही करते वो जल्द ही यहाँ पर उस लड़की के आमने सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस जगह पर अगर रोहन एक और कदम आगे बढ़ता है या हल्का सा भी आगे खिसकता ना, तो उसके साथ में ही यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता, जिसका अरे बलून्स फट जाते और रोहन यहाँ पर सांस ना ले पाता। किस लिए नहीं ले पाता उसके बारे में मैं नहीं बता सकता भाई, बच्चे भी हमारी इस स्टोरी को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन जल्दी से अपने 2 फिंगर का यूज करता है और उसके हाथ के ऊपर टैप करता है, जैसे वो ऐसा करता है कि हाँ ये क्या किया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये चीख निकलती है तो उसके साथ में ही उस लड़की के हाथ के अंदर से वो चाबुक छूट जाता है। वहीं रोहन उसकी तरफ देखता तक नहीं है, वो कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा ही आसान था। लेकिन वहीं यहाँ पर वो लड़की कहती है, थैंक यू नाइन्थ प्रिंस कि आपने यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह से इजी होने के लिए काम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से वहां पर एक हंसी गूंज जाती है और उसके साथ में वही सफेद बालों वाला लड़का वहां पर आ जाता है। वह कहता है, नाइन्थ प्रिंस, मानना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर इजीली 7 राउंड्स को कंप्लीट कर लिया है।
अब 8 राउंड आपका मेरे साथ में होने वाला है। इतना कहते हुए वो जल्दी से वहां पर जंप लगा देता है। उस चीज को देखते ही सभी लोग बड़े हैरान थे। ये क्या, वो वापस से आ गया? इसने तो अभी भी एक बंदे को मारा था ना। अरे हाँ, ये तो वही है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है ये। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो बंदा था वो पहले से स्टेज के ऊपर आ चुका था। वो कहता है, दोस्त मेरा नाम तुषार है और मैं यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर बनने वाला हूँ। लेकिन उसको ऐसा आते हुए देख कर, उसको ऐसा करते हुए देख रोहन सोच रहा होता है, अरे यार फिर एक और कचरा आ गया बकबक करने वाला। मुझे लगता है कि ये भी मेरे को है ना माथा खा खा कर ही मेरे को यहाँ पर हरा देगा। लेकिन वहीं जहाँ पर रोहन इसके बारे में सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़का जिसका नाम तुषार था वो कहता है, नाइन्थ प्रिंस मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर अपनी स्वord को बाहर निकाल लेना चाहिए। इस वक्त ये जब ये शब्द कह रहा था तो उस वक्त उसकी आंखों के अंदर घमंड नहीं था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको इस सबसे कोई फर्क ना पड़ता हो। उसकी बात सुनते हुए रोहन उससे कहता है, क्या स्वord बाहर निकालो? ना ना, मुझे जब स्वord बाहर निकालना होगा तब यहाँ पे मुझे लगेगा ना कि हाँ भाई तुम बड़े पावरफुल हो, तो उसके साथ में ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ। रोहन यहाँ पर उसको चिढ़ाते हुए कहता है। लेकिन रोहन की ये चिढ़ने वाली बात सुनने के बाद में जो वो तुषार था उसकी आंखों के अंदर अंगारे जलते हैं। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, केयरफुल हो जाओ, अब तुम मरने वाले हो नाइन्थ प्रिंस। इतना कहते हुए वो जल्दी से अपनी आंखों के अंदर अंगारे जलाता है। हाँ, सिगड़ी स्टोव के ऊपर नहीं, ऐसे ही। और उसके हाथ में जो फैन से उसके अंदर से अचानक से कुछ ब्लेड्स बाहर निकल जाती है। वो ब्लेड्स पूरी तरह से तिकोनी थी। वो कहता है, थोड़ा संभल कर, चोट ना लग जाए। इतना कहते हुए वो लड़का जल्दी से आसमान के अंदर जंप लगा देता है। जैसे वो आसमान के अंदर जंप लगाता है कि अचानक से उसके पीछे दो फायर फिनिक्स विंग्स आ जाते हैं और एक मल्टी लेवल अटैक उसके ऊपर वो करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी बहुत सारी शेडोज आसमान के अंदर बन चुकी थी। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए जल्दी से वो अपने फैन को आगे की तरफ स्लेश करता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से एक जोरदार वार सीधा रोहन की तरफ हो जाता है। उस चीज को देखने के साथ में रोहन एक हल्की सी मुस्कान देता है। ओ अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। बो। लेकिन वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसी बीच वो स्लेश अटैक सीधा उसके पास में पहुंच चुका था और उसके पीछे पीछे वो तुषार भी वहां पर आ चुका था। लेकिन वहीं यहाँ पर तुषार कहता है, क्यों क्या हुआ? अब यहाँ पर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मारे जाओगे। लेकिन वही जैसे तुषार एक चीज देखता है कि यहाँ पर सामने वाले बंदे ने उसके उस अटैक को वहीं पर ही बड़ी आराम से रोक लिया था, तो उसके साथ में उसका मुंह वहीं पर ही फटाका फटा रह गया था और दूसरे तरफ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो गया था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। एपिसोड कैसे लग रहे हैं यहाँ पर अवतार के, क्या इसको आगे की तरफ भी करें या ना करें, जरूर बता देना। चलो फिर मिलते हैं जल्द ही। स्टार्टो बाय बाय, सायोनारो।